2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। अब समय नहीं है, अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। इस जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। 2027 में यूपी का ब्राह्मण किसके 2027 में आखिर किसे वोट देगा यूपी का ब्राह्मण? क्या यूपी के ब्राह्मण को लुभाना पार्टियों के लिए आसान नहीं? हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं का महत्व एक बार फिर चर्चा में है। ब्राह्मण समुदाय जो राज्य की आबादी का लगभग 10 से 12% है, एक बार फिर सियासी समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन ब्राह्मणों की यही भूमिका, उनका वोट किस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, इसे हम अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की आबादी, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि 10 से 12% है, जो मुस्लिम और दलित मतदाताओं की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन उनकी रणनीतिक और सामाजिक प्रभावशीलता उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। ब्राह्मण समुदाय को शिक्षित, मुखर और सामाजिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है, जो अपने आसपास के 8 से 10 अन्य मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। आजादी के बाद से 1989 तक उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, जिनमें नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता शामिल हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। कुल मिलाकर 23 साल तक ब्राह्मणों ने यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाए रखा। हालांकि मंडल आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव कुछ तक कम हुआ, लेकिन वो अभी भी किंग मेकर की भूमिका में है। उनकी वोटिंग पैटर्न और नाराजगी किसी भी पार्टी की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब पार्टियों के एंगल से समझे तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाने में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अहम किरदार अदा किया, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। लेकिन केंद्र में सरकार बनते ही उन्हें पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया। बहुत बाद में उन्हें राज्यसभा भेजकर पार्टी ने अपने कर्तव्य को खत्म तो कर दिया। यही हाल डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो अगले कार्यकाल में उन्हें भी राज्यसभा भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी ने 2022 के चुनावों में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन और परशुराम मूर्तियों की स्थापना जैसे कदम भी उठाए। वहीं बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ सीटों जैसे बलिया, बस्ती, सलेमपुर और गाजीपुर पर ब्राह्मण वोटों का बीजेपी से खिसका था, जो पार्टी के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी का अपने आप में ही संकेत देते हैं। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ओबीसी और दलित वोटों की कमी के बाद बीजेपी इन समुदायों पर फोकस कर रही है, जिसके चलते ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। और अगर अब जो बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रही है, अगर पार्टी की तरफ से किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो ब्राह्मण वोटों को फिर से मजबूत किया जा सकता है। अब अगर बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो 2007 में बसपा ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देकर 41 सीटों पर जीत हासिल करी थी, और जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो सतीश चंद्र मिश्र सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र के साथ ब्राह्मणों में लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन किए, लेकिन उसके बाद उनका भी हाल वही हुआ। बसपा ने उन्हें और नकुल दुबे सरीखों को ब्राह्मणों का सर्वमान्य नेता बनने का अवसर नहीं दिया। इसकी बड़ी कीमत बसपा को चुकानी पड़ी। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए इस समुदाय को साधने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी 2022 में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर नजर आया। 2025 में बसपा फिर से ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर फिलहाल दांव खेल सकती है। अब बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा ने 2012 के चुनाव में ब्राह्मण वोटों का समर्थन हासिल किया था, लेकिन अब इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव का ब्राह्मण विरोधी रुख इस समुदाय को उनसे दूर कर सकता है। अभी हाल ही में इटावा के दांदरपुर में यादव कथावाचकों के साथ घटना हुई थी, जिसमें ब्राह्मणों पर हमले का आरोप लगा और इसी विवाद ने यूपी में
जातीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में ब्राह्मणों को प्रभुत्ववादी कहकर निशाना बनाया, जिसके बाद सपा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी बढ़ी। कुछ ब्राह्मण नेताओं और संगठनों ने सपा को वोट न देने की धमकी भी दी। ऐसे में क्या ब्राह्मण वोट सपा के साथ जाएगा, ये भी कह पाना मुश्किल है। रही बात कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में वही अकेली ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ रहते हुए हेमवती नंदन, बहुगुणा, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी और प्रमोद तिवारी सरीखे नेताओं को कद, पद और प्रभार सौंपे। आज भी प्रमोद तिवारी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसे ब्राह्मणों की सर्वमान्य स्वीकृति प्राप्त हो। कांग्रेस ने 2007 से 2008 में रीता बहुगुणा जोशी और 2017 में शीला दीक्षित जैसे ब्राह्मण चेहरों को आगे करके इस समुदाय को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन 2024 में कांग्रेस की रणनीति कमजोर दिखी और 25 में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो फिलहाल की स्थिति है, ब्राह्मण वोटर अब बीजेपी और सपा के बीच बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की इस बिरादरी की अगर ताकत का अंदाजा लगाना हो तो प्रदेश की 200 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उनकी संख्या कम से कम 10,000 के करीब है और करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं, जिनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख है। इसके अलावा पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने या बिगाड़ने की मादा रखते हैं। वैसे वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलितों की आबादी कई कम है, लेकिन रणनीति के लिहाज से मुस्लिम और दलित सत्ता में उतनी दखल नहीं रखते जितनी ब्राह्मण रखता है। प्रदेश में तकरीबन सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को अपने ही करीब रखा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 7% में कम से कम 10,000 ब्राह्मण मतदाता होने के बाद भी ब्राह्मणों को इस वक्त एक सर्वमान्य नेता की तलाश है। फिलहाल कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिस पर वो इस बात का दावा कर सकते हो कि उसके पास एक ऐसा नेता है जिसे पूरे प्रदेश में ब्राह्मण अपना नेता माने। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी खुद को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्टी के तौर पर तब्दील करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने समय समय पर यह एहसास कराया है कि उसकी प्राथमिकता ब्राह्मण नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का सूत्र नाकाम होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों से लगभग किनारा ही कर लिया। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस बार ब्राह्मण वोट किसके साथ। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।